wheat residue के साथ 40-60 में, and that can be used in the board production. And now there is the in geothermal power plants. Geothermal power plants पंजाब के एरिया में काफी हुए हैं और लगभग 500 से ज्यादा, अब तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ये ऑपरेटिंग कंडीशन में 11.5% overall renewable power produced in the country, that is being produced by such type of power plants, जिसमें हम क्रॉप रेजिड्यू का यूज करते हैं। अब इसको इस रेट में फार्मर्स इसकी बेल बना के इनको जो गांठे बना के इनको सेल कर सकते हैं और ₹350 पर टन। ये 2015 का डाटा है, अब तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लगभग ₹800 पर टन के आसपास का रेट है। तो ये फार्मर्स आगे इसको सेल आउट कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वो डायरेक्टली भी इसको परचेज कर रहे हैं। फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट दैट बेस्ड ऑन द यूज ऑफ बायोमास, ये जलखेड़ी में लगाया गया था, फतेहगढ़ साहिब है पंजाब में, उस डिस्ट्रिक्ट में एक जलखेड़ी जगह है, वहां ये लगाया गया था पावर प्लांट, और ये काफी अब भी ऑपरेटिव है और काफी एनर्जी हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बात आती है बायोगैस प्रोडक्शन की। बायोगैस प्रोडक्शन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं और यूज किया भी जा रहा है। अब 300 मीट्रिक टन ऑफ बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 टन ऑफ पेडी स्ट्रॉ, ये डाटा है और ये लगातार इसको हम यूज कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल का एक अच्छा सोर्स है। बेडिंग मटेरियल है फॉर कैटल, खासतौर पे जब सर्दी आती है तो कैटल्स को चाहिए कुछ नीचे थोड़ा सा उसको हीट प्रोवाइड कर सके या स्लाइट वार्मनेस प्रोवाइड कर सके, तो इसके लिए हम पेडी स्ट्रॉ की बेडिंग बनाते हैं कैटल शेड में, और वो इसके लिए काफी यूज किया जा रहा है। तो ड्राई रखता है उसको, हाइजीनिक रखता है, कंफर्टेबल रखता है, स्लिपरी नहीं रहता, तो ये एक इसका फेवरेबल पॉइंट है। कंपोस्ट बना सकते हैं, लाइकवाइज अदर ऑर्गेनिक मैटर, इसकी कंपोस्टिंग की जा सकती है। कंपोस्ट के लिए जब नेचुरल फर्टिलाइजर आप बनाएंगे तो आप एज यू नो दैट ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो आप इसमें क्रॉप रेजिड्यू भी मिला सकते हैं, एनिमल वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, ये सारे मिला के और इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर का आप पेडी स्टबल लेते हैं तो अराउंड 3.2 टन फार्म यार्ड मैन्योर आप इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब है इनकॉर्पोरेशन इन सॉइल। कई बार क्या है कि जैसे आपने व्हीट की सोइंग करनी है और पेडी स्टबल उसमें है, तो आप उसको डायरेक्ट सॉइल के अंदर ही उसको कर दें, उसको मिला दें, इनकॉर्पोरेट कर दें। तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अभी पीछे करके किया गया, तो दैट result into the increase in wheat production. Now there is stubble mulching. Mulching क्या है कि हमें वाटर कंटेंट है वो सॉइल में रहे, इसके लिए इवनली स्प्रेड कर देते हैं इसको पेडी स्टबल को, और पराली को जब एक बिछा देते हैं तो एक तो इसमें वाटर जो है उसकी डिमांड 3 to 11% कम रहेगी, क्योंकि ये वाटर कंटेंट को इसमें रखेगा। दूसरा, वेट की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से मल्चिंग में भी इसको हम यूज कर रहे हैं। अब आता है बायोचार प्रोडक्शन। इस पे डॉक्टर दिलफुजा काम कर रही हैं और कई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अब है क्या कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसकी कंबस्शन करते हैं, तो इससे एक ब्लैक कलर के चारकोल जैसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोडक्ट ये एक फर्टिलाइजर है एंड वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर। रीजन क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी तो इंक्रीज होगी हैविंग द न्यूट्रिएंट, दूसरा सॉइल को ये एरेटेड भी रखेगी और वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड ऑफ सॉइल। And so there are other uses also. Paddy straw is also used to make bricks by mixing it with clay in a particular proportion. तो ये भी जो ईंट भट्टे हैं वहाँ ईंटें बनाने के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं। एक इससे बायो ऑयल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
पायरोलाइसिस, अभी स्टेट लेवल की एक साइंस एग्जीबिशन हुई थी और उसमें जो मॉडल फर्स्ट आया है स्टेट लेवल की साइंस एग्जीबिशन इन हरियाणा, तो दैट वाज pyrolysis process, pyrolysis technology in which bio oil is produced from the paddy stubble. तो ये एक टेक्नोलॉजी है, आगे आने वाले टाइम में आप इसका और भी ज्यादा यूज देखेंगे। अब हाउ आर द पॉसिबल मेजर्स टू कंट्रोल पैडी स्टबल बर्निंग, और हम क्या करें, गवर्नमेंट लेवल क्या हो सकता है या हो रहा है। एक तो एयर एक्ट है 1981 का, और दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का। इन दोनों के अंडर जो है इसको एक ऑफेंस माना गया है पैडी स्टबल बर्निंग को। फार्मर्स पे केसेस भी रजिस्टर्ड होते हैं, और ये एक रिमोट सेंसिंग प्रोसेस से ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ कहाँ बर्निंग है। देयर इज हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। तो वो क्या करते हैं कि जहां जहां टेम्परेचर राइज होगा या जहां भी बर्निंग होगी, वो एक एग्जैक्ट साइट आ जाएगा उसमें, और उससे वहाँ इंसिडेंसीज को ऑब्जर्व करके और कई केस भी फाइल किए जाते हैं। फार्मर्स से एजिटेट भी करते हैं, एजिटेशन भी होते हैं फार्मर्स के। गवर्नमेंट ने भी सब्सिडाइज भी किया है। अब क्या है कि एपीसीडर या रोटावेटर, ये दो तीन तरह के जो मशीन्स हैं वो फार्मर्स को चाहिए, तो उन पे सब्सिडी उन्होंने गवर्नमेंट ने रखी है अच्छी। ये क्या करते हैं, अप्रूव करने में हेल्प करेंगे, पेडिस्टबल को अप्रूव करेंगे, उसका क्रॉप रेजिड्यू को कलेक्ट करना, इनका जो बेल है वो तैयार करना, फिर उनको लोडिंग करके आगे हेल्प करने में गवर्नमेंट पूरा हर लेवल पे सपोर्ट कर रही है। और कुछ पावर प्लांट्स हैं जो बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, दे आर बीइंग इंक्रीज्ड, इनकी संख्या बढ़ रही है, और नए नए पावर प्लांट अगर कोई लगाना भी चाहता है तो उसको भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अवेयरनेस कैंप्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर फार्मर्स टू अवेयर देम अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पेडिस्टबल एंड गवर्नमेंट स्कीम्स अबाउट इट। तो ये भी अब जहाँ जहाँ इनके फार्मर्स के लिए इनके सेंटर्स हैं, वहाँ कॉन्टिन्यूसली जो केवाईसी है या और जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे इनको अवेयर किया जा रहा है। अब एक पूसा डिकम्पोजर आया है जो IARI दिल्ली में, पूसा इंस्टीट्यूट है, IARI दिल्ली का दूसरा नाम है, लोकल नेम पूसा इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने एक डिकम्पोजर है जो दो लिक्विड फॉर्म में भी है और कैप्सूल फॉर्म में भी है। क्या एक्चुअली में इसमें ये 4 फंगस हैं, फंजाई हैं, एस्परजिलस निडुलेंस, एस्परजिलस एवामोराई, फेनेरोचिट, क्रायोस्पोरियम एंड ट्राइकोडर्मा विरिडी। इनके एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शन लेके इनको तैयार करके, और ये हम फील्ड में जहां भी पेडिस्टेबल है वहां इनको या तो लिक्विड स्प्रे किया जाता है या कैप्सूल्स की फॉर्म में इनको वहां पे डाला जाता है। तो 25 डेज का प्रोसेस है जिसमें ये इस पेडिस्ट्रो को डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको एक्सीलरेट कर देते हैं प्रोसेस को, और वहीं फील्ड के अंदर ही पेडिस्ट्रो को डिकम्पोज करने का एक ही प्रोसेस डेवलप किया गया है। इससे क्या होगा, जब भी डिकम्पोजिशन होगी, नो डाउट इट विल प्रोड्यूस द न्यूट्रिएंट एंड इट विल एनहेंस द केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ये काफी अच्छा एफिशिएंट और इफेक्टिव प्रोसेस है, थोड़ा चीपर भी है, और प्रैक्टिकली इसको अब यूज कर रहे हैं, और इसका और ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है। अब एक डाटा आया है, अभी नोट कर रहा था मैं, कि स्टबल बर्निंग इंसिडेंट हरियाणा, पंजाब, NCR, यूपी, NCR, राजस्थान, दिल्ली, ये कुछ कम हुए हैं। और 15 सितंबर 2023 से 19 अक्टूबर 2003, तो पहले पिछले साल थे ये 13,964 बर्निंग के केसेस थे इन 45 डेज में, जो पीक पीरियड होता है। और 2023 यानी लास्ट ईयर ये हो गए हैं 6,391, यानी लगभग 50% रह गए हैं। तो ये एक डाटा है, यानी कुछ केसेस कम हुए हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा फंड रिलीज किया है 3,333 करोड़ का. So that fund is for the crop residue management and the management of paddy straw. And the state government of Punjab and Haryana advised by CAQM to mobilize the entire state administrative machinery to take up preventive and corrective measures for control of stubble burning. ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और अलग अलग गवर्नमेंट. थैंक यू. और 31 मिनट्स में मैंने इसको कंक्लूड किया है एज द टाइम गिवन बाय डॉक्टर जितेंद्र मेहता and his team. Thank you very much, Dr. Saab, and thank you for the best wishes on my birthday. Any query, any question from anyone? Thank you so much, sir, for this very insightful session. सर एक क्वेश्चन की तरह एक रवि ने डाला है सर 25 डे में तो लेट सोइंग होगी फिर वीट की. So how do you address to this? There is the gap between paddy crop and the wheat. There is a gap of 20 to 25 days normally. जनरली क्या है कि जब वीट की सोइंग होती है तो हमारे पास 25 to 30 डेज का टाइम रहता है. So the problem is only in the late early wheat variety. There is no problem in late wheat variety. So early wheat variety, in that case we will use the decomposers in the earlier stage. Okay, so sir. in the late wheat variety can be sown easily. There will be gap of around 1 month. There is no problem at all. Thank you so much, sir, for answering to his query. And again, we thank you for sharing your valuable knowledge about the problems posed by burning of paddy straw, paddy stubbles in northern region of India and its possible solution. And I'm sure the participants will gain a lot from listening to you and get inspired in solving problems of pollution, global warming, and climate change. And we wish that you will be blessed with more knowledge and success in your future endeavors. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Now moving forward, our next guest speaker is Professor Dr. Vivek Kumar Tripathi. Dr. Vivek Kumar Tripathi currently heads the Department of Horticulture and Department of Fruit Science at Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur. Dr. Tripathi has an experience spanning 21 years in teaching and research. He has guided 7 PhD scholars and 37 MSc students as the chairman and over 89 students as a member of the advisory committee. Dr. Tripathi has contributed 89 research papers and articles in journals of national and international repute, and he has also 11 books, 19 book chapters, and 12 practical manuals on various horticulture subjects to his credit. Sir has led 2 research projects on tissue culture and nursery management as the principal investigator. Dr. Tripathi has been recognized and awarded at several fora. Most notably, he has received Excellence in Teaching Award, Dr. Ram Kripal Pathak Vishisht Krishi Vigyanik Purashkar Bhavani, Outstanding Achievement Award, Fellow SSDTA, Excellence in Research Award, IMRF Eminent Horticulturist Award, ISHRD Best Teacher Award 2018, Fellow at HTHS Gold Medal, Young Scientist Award, and a sundry of Best Poster Presentation Award for the contribution in the field of horticulture by various scientific societies. He has also standardized technologies to enhance the production and productivity of various fruit crops, especially strawberry, guava, banana, mango, amla, peach, and many more for cultivators. Dr. Tripathi has been invited by institutions in Taiwan and Malaysia for cross-jurisdictional exchange of ideas and research, and is a member of the Board of Studies and Research Degree Committee in different universities. We feel honored to have you here in our midst, sir, and we can't wait to hear from you. I hand over the stage to you. Over to you, sir. Thank you. Thank you for nice. Just a minute. Just a minute, sharing okay.
माता जी स्क्रीन दिख रहा है पूरा क्लियर? हेलो हेलो। Yes, sir, it's हाँ, not sir. full screen yet. फुल स्क्रीन Please नहीं सर. check स्क्रीन नहीं हुआ? slideshow. फुल स्क्रीन कैसे आएगा इसमें? Sir, kindly use F5 key, or you can see the red circle on the screen. You can click on that circle and you will find the full screen mode. Yes, sir, Okay. definitely. Now I think you will get. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, just a minute. I am starting. Just a minute. ओके सर. Thank you, Dr. Mehta ji, for kindly providing me opportunity to interact with all the students and other person in 7-day agriculture research, entrepreneurship and skill development training program organized by you. I think this is the 6th day and the all program is going on very nicely. Today I will discuss on the topic agri startup issue and challenges in agriculture. एक मिनट ये स्टार्ट हो रहा है. As we know that India has the second largest agricultural land in the world with around 60% of rural Indian household making their living from agriculture. The agriculture sector in India gave employment to half of our population, and we are greatly dependent on the farmers and agriculture workers provided us food. Without agriculture, there is nothing. In future, agriculture is going to play an important role. Over 58% of rural household depends on agriculture as their principal means of livelihood. हम कुछ भी कहीं भी रहें, but बिना भोजन we can't live. Modern techniques and methods will surely elevate agriculture to the next level, which ease of burden on farmers. Therefore, this creates a huge scope of agriculture startup in the country. As we know that day by day, land is going to shrivel because we have to construct house and other things. But on the another way, by way of various startup, we have to develop that we can grow through aeroponics, through hydroponics, various means by which we can grow food for our increasing population. Now we have to discuss what is startup. Startups are developing innovation tools and products as offering agriculture and advisory services using various online and offline mobile service to the farmers. Especially startups in agriculture are started to enhance the knowledge of farmers by any way, online or offline. Later on, we will discuss how they are benefited. Aims क्या है? The aims of new startup. New startups provide missing links to the in agriculture in form of value chain, delivering efficient products, technology, and services to the farmers. Because day by day, farmers' production is increasing, but due to lack of value addition, due to lack of value added chain,
due to development of less efficient products, they are not getting proper amount in their markets. So by creating new startup, we can provide the links missing in between. We can develop a nice link which is missing. On the other hand, the consumer of the on the other hand, farmers to consumer जो पहुंचने की प्रक्रिया है, by which farmers get more amount for their product and consumer have to pay less amount, means reduction of middleman and reduction of other agency which make profit. That techniques is developed, that links is developed, then as startup. From ICT, information communication technology, to farm automation, from weather forecasting, use of drone, for input retailing and equipment retailing, to online marketing and on the farm. Nowadays, we can see that in various horticultural crops as well as in agronomic fields, crop is going to ready. In horticulture, flowering is there. In agronomic crops, wheat, potato, they are ready to harvest. But due to change in weather condition, sudden change, there is a huge loss. So by developing techniques or developing new tools or any links through ICT, we can make forecast after few days. Though forecasting units are there, but actual accurate forecasting is lacking. Why same days we have to get proper sunlight, why that day we can get rains, in that particular part we can get rain, so that in that particular area farmers, orchardists can do something to save their crops from the loss of natural hazards. Now, as I discussed earlier, startups are not developed in a single phase. They are developed in a different phases. There are 6 phases for starting a startup. First step, creation of idea. Be few people, few students, few scientists, few thinkers sit in a group and think about any new idea. Entrepreneurship ambition or potential, scalable products or service. So what we have to do, what we can provide to farmers, to the orchardists, to the entrepreneurship that is new. Initial idea, how it can create. कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है. Later on, second पे concept, यदि क्या और कैसे क्लियर होने के बाद how. Defining mission and vision with initial strategy and key milestone for the next few years. देखा आपने कि मोदी जी ने भी कल ही कहा कि हमने 19 में कुछ काम किया, वो 24 में फलीभूत हो रहा है. हमको आगे की सोच के काम करना, तुरंत की नहीं. हो सकता है कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, you think something but not effective initially, so we have to think for next few years that is implemented, that is give some positive results for the farmers, for the entrepreneurship, or for us also. 2 or 3 entrepreneurship core or co-founder with complementary skill and ownership plan. लॉकडाउन हुआ, आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंपनी चली, लेकिन हो सकता है कुछ अब बंद हो रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पेटीएम जिसमें मैन है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बड़ी अच्छी चली, उस समय बड़ा काम किया उन्होंने, अर्निंग की, लेकिन आज कुछ टेक्निकल मिस आउट के कारण बंद हो रही हैं. लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि तुरंत के साथ साथ आगे कुछ समय तक चलते रहें. इसमें इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, को फाउंडर भी रख सकते हैं और एक ग्रुप में भी काम कर सकते हैं. इसमें टीम मेंबर्स भी रख सकते हैं स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट वर्क विच वी कैन लीव लेटर ऑन, और ग्रुप रह भी सकते हैं. बाजू आपने देखा एक ग्रुप बना था, एक पर्सन ने शुरू किया, एक ग्रुप बना, आज जो उसका फाउंडर था वो लीव कर गया, लेकिन जो अदर पर्सन थे उसको शेयर होल्डिंग करके कंटिन्यू कर रहे हैं. तो हमने कोई स्टार्टअप किया तो कंटिन्यू, आजकल पेटेंटिंग के जमाना है. इफ यू गॉट पेटेंट then you can earn something later on for your idea, for your vision, but it is not necessary that you can continue
as a founder of that particular startup. You can start and you can leave and give to another person for continue carry on of that particular startup. Committed a skill balanced co-founding team with a shared vision, value and attitudes. यहाँ पर commitment very necessary है. That may be in form of writing, because later on when this startup get profit, then there may be some conflict in between. To avoid that, we have to go for a commitment which able to develop the initial products or service with committed resources or already have the initial product or service in the after committing we have to go for validating. कंफर्म होना चाहिए कि जो हमने सोचा है, जिसको कमिट कर रहे हैं, वो कितना वैल्यूएबल है, कितना वैलिडेट है, कितना इफेक्टिव हो सकता है. फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर टेस्टिंग assumption for validated solution to demonstrate initial user growth and or revenue. That startup, how much growth or how much revenue we can earn. For that, key performance indicator have to be identified. These points have to be judged for this particular startup. आपने अभी नया फ्रूट देखा, ड्रैगन फ्रूट चल रहा है. बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम, बट nowadays it going popularize. इसके प्रोडक्ट्स बनाना है. अब कोई स्टूडेंट्स आता है आइडिया लेके, सर दिस इज द फ्रूट्स एंड वी कैन मेक सम प्रोडक्ट फ्रॉम दिस. चलिए ठीक है, गुआवा के हैं, एम के हैं, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन नया फ्रूट आया ड्रैगन फ्रूट. फॉर दैट वी हैव टू कम विथ आइडिया, विथ कॉन्सेप्ट, वैलिडेटेड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इस करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा. इस प्रोडक्ट को हम यहाँ मार्केट में ले जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से कंट्री में देंगे, सो दैट बाय विच वी कैन अर्न ए लॉट. दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, वैलिडेटिंग से पहले ये अपने अंदर करिए, लेकिन जब तक स्टार्टअप आप ओपन करें, until unless you have to get patent for that, because your idea, your vision, your concept after validation it not go best. You have to earn something to fulfill yourself as well as society. Validating can start to attract additional resources, money or work equality via investment or loan for equity. आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपने ग्रुप बनाया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रख लिए, उस पर आपको देखना है कि कितना मनी किसकी लगे, कितनी इक्वलिटी लगानी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोन है कि नहीं है, नहीं मिल रहा. आजकल तो हर सब्सिडी पर गवर्नमेंट की स्कीम है कि लोन आपको मिलेगा, लेकिन यदि किसी कंडीशन पर लोन नहीं मिलता है, देन यू आल्सो देखिए कितना इन्वेस्टमेंट आएगा आपका, उतना यदि नहीं कहीं से रिसोर्स आते हैं तो यू कैन डू और नॉट. इसके लिए भी आगे बताऊंगा कि तरीके हैं कि आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है. स्केलिंग, पहला आपने कॉन्सेप्ट बनाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, वैलिडेशन का स्केल बनाएंगे कि इन पॉइंट्स को वैलिडेट करने के बाद हम कैसे चलाएंगे. फोकस ऑन KPI, की परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस्ड मेजरेबल ग्रोथ इन यूजर्स, कस्टमर्स एंड रेवेन्यू और इन द मार्केट ट्रैक्शन, मार्केट शेयर इन ए बिग और फास्ट ग्रोइंग टारगेटेड मार्केट. हमने एक एम लिया कि इतने दिन में इस प्रोडक्ट को इस मार्केट में पहुंचकर हमको रेवेन्यू आना चाहिए. तो हम थोड़ा स्केल करके देखें कि सच्चाई क्या है, कुछ मिल रहा कि नहीं, कि हम केवल सोचते रहे, खाली पुलाव बनाए और इम्प्लीमेंट होने के बाद रिजल्ट जीरो. नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सीमेंटिंग करके, इतना वैलिडेटेड करके उसको स्केलिंग करें कि हाँ बिल्कुल सही है, हमारा जो आइडिया है, हमारी जो सोच है, हमारा जो नया स्टार्टअप है, इट विल गो फॉर ए लॉन्ग टाइम. कैन वांट टू ग्रो फास्ट, सबकी इच्छा है. कंसिडर टू हैव अट्रैक्टेड significant funding or would be able to do so if we wanted. For this, hiring, improving quality and implementing process is very necessary.
हमने 4 लोगों ने बैठ के कोई स्टार्टअप बनाया, हमारा 4 का ग्रुप बना, लेकिन 4 people, 3 people, 6 people cannot do a lot. For that, we have to go for hiring. We have to engage person in the field, first line, second line, third line, or in the field. For improving their quality, we have to give trainings to them. और कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपकी सोच दूसरे की सोच से जरूरी नहीं कि इक्वलिटी हो, डिफरेंस आता है, डिफरेंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो वहां पर आता है स्केलिंग। तो की परफॉर्मेंस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए आप पर्सन को हायर करेंगे, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, और इंप्रूव करने के बाद उसकी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस क्या रहेगी। एक साथ किसी को पूरा आइडिया नहीं देना है, आप अपने वाले नीचे फर्स्ट लाइन को, सबको सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को बताएगा। इन दिस वे वी हैव गो फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टार्टअप। इतना सब होने के बाद आप जाएंगे एस्टैब्लिशिंग के लिए। अब आपका स्टार्टअप एस्टैब्लिश हुआ, मींस इट हैज अचीव्ड ग्रेट ग्रोथ दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। जो ग्रोथ उसने पाली वो बढ़ना ही है, घटना नहीं चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर स्केलिंग और पूरी सीमेंटिंग हुई है। इजिली अट्रैक्ट फाइनेंशियल एंड पीपल रिसोर्सेस। कोई भी किसी स्टार्टअप में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचता है इसका फ्यूचर क्या है, इसमें हमें कितना फायदा होगा, क्योंकि कोई भी दूसरा रिसोर्स आपको देगा इन टर्म्स ऑफ मनी, वो पहले देखेगा कि इसी कंटिन्यू है कि नहीं है, कंटिन्यू है कितने फाइनेंस इसमें हमें कर रहा है, और हमें क्या चाहिए, जितना अधिक से अधिक फाइनेंस अट्रैक्ट हो जाए, जितने पीपल इसमें जुड़ जाए, वही हमारा सक्सेसफुल स्टार्टअप होगा। डिपेंडिंग ऑन योर विजन, मिशन एंड कमिटमेंट्स, it will continue to grow and often try to culturally continue like a startup. जब आपका विजन बढ़िया है, मिशन बढ़िया है, तो फाइनेंस बढ़ता जाएगा और आपका एक स्टार्टअप बढ़िया हो जाएगा। पहले कहा पेटीएम, फोन पे, कितने स्टार्टअप नए चले कोविड काल में। एक जूम का मेथड भी नया पहले था, लेकिन ऑनलाइन एक स्किल चल गई है। ये भी एक आइडिया है कि बहुत से लोग यही कर रहे हैं कि ऑनलाइन अपना काम शुरू कर दिए, एक पर्सन कहीं बैठा, हम कहीं बैठे हैं, और एक मीडिया के थ्रू एक समूह को जोड़कर उनको आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है। तो जो पर्सन बीच में काम कर रहा है, दैट इज आल्सो डूइंग ए स्टार्टअप टाइप ऑफ वर्क। फाउंडर और इन्वेस्टर कैन एग्जिट और कंटिन्यू अप टू द एंड। आपको लगता है कि नहीं मेरा काम यहाँ पर खत्म है, अब एक ग्रुप चलाए, मुझे इन्होंने एक साथ इतना पैसा दे दिया कि मेरा काम अब आगे का नहीं है, मैं दूसरी चीज पर सोचता हूं, तो हम यहां से बाहर भी आ सकते हैं। और नहीं, हमने किया है, हम करेंगे, हमको प्रॉफिट चाहिए, अप टू द एंड वी कैन कंटिन्यू विद दैट आइडिया और विद दैट स्टार्टअप। कोई भी नया काम करने से पहले देर आर प्रॉब्लम आती है, कुछ कमियां होती है, कुछ मजबूती होती है। तो एग्रीकल्चर में जो स्टार्टअप शुरू करना है, देयर इज लॉट ऑफ वीकनेस, इनसफिशिएंट सप्लाई चेन। मैंने पहले ही बात की, आजकल फार्मर्स को प्रॉपर मार्केट नहीं मिल रहा है। दे कैन प्रोड्यूस बट दे आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द फील्ड इटसेल्फ। फॉर फार्मिंग रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, सीड, केमिकल्स, their distribution and supply chain, these system had complete access to the distribution network. हमको काम करना है कि फार्मर्स के प्रोडक्शन के बाद उसको पैसा कहां से मिल सकता है। जो आजकल एमएसपी की बात चल रही है, उसके में भी यही है, कॉन्ट्रैक्ट है। वहां पर फार्मर्स अपना देखे कि हमको इतना पैसा मिले तो हम क्रॉप को देंगे, हमको लॉस नहीं होगा। लेकिन जो पर्सन खरीदेगा उसको भी देखना कि हम लास्ट में इतना प्रॉफिट पा सके कि जो हमने पहले पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट निकल के प्रॉफिट आ जाए। फार्मर्स को कैसे सीड चाहिए, क्वालिटी सीड नहीं मिल रहा उसको, इसके लिए इनसफिशिएंट सप्लाई चेन को सफिशिएंट सप्लाई चेन में कन्वर्ट करना है। हम ऐसे स्टार्टअप बनाए जिससे कि फार्मर्स को अच्छे गुणवत्ता वाले बीज सस्ती दर पर सभी जगह सुलभ हो सके। क्योंकि एग्रीकल्चर के हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट और साइंटिस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है। बहुत से क्रॉप्स में प्रोपोगेशन टेक्निक्स, उनकी प्रोडक्शन टेक्निक्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन मींस एडिंग वैल्यू। और नॉर्मली आपने देखा होगा टमाटर बीच में कितना महंगा हो गया, लेकिन कुछ समय कुछ जगह पर तब भी कम सस्ता था।
तो प्रॉपर सप्लाई चेन को डेवलप करके हम उस प्राइस राइज को रोक सकते हैं। जब प्राइस राइज हो रहा है तो प्रॉपर दूसरी जगह से सप्लाई चेन को प्रॉपर करें। जहां पर गलत हो रहा है उसको वैल्यू एडेड चेन में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिफरेंट एग्री स्टार्टअप स्टार्ट करना होगा। उसमें हमारी सफिशिएंट सप्लाई चेन होना चाहिए, न कि इनएफिशिएंट। जब सही से होगा, प्रॉपरली काम करेगा, देन वी कैन गो फॉर स्टार्टअप। मिडिलमैन एजेंट, आपको सीधा जब स्टार्टअप शुरू करें तो फार्मर से कॉन्टेक्ट करना होगा, मिडिलमैन और एजेंट को हटाना होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका स्टार्टअप किसी भी अवस्था पर फेल्योर हो सकता है। सक्सेस होने के लिए आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना होगा फार्मर से, विच आर प्रोड्यूसर, क्योंकि दे आल्सो कंट्रोल द प्रोड्यूस प्राइसिंग। मिडिलमैन क्या करता है, आपसे सप्लाई रोक दी, प्राइस बढ़ गया, आपको परेशान होने लगे, तो आपका स्टार्टअप का जो एम था वो खत्म हो गया। दैट्स वाई मिडिलमैन और एजेंट को हटाना एक स्टार्टअप का भी महत्वपूर्ण है। फाइनेंस, हर जगह पैसे की बात आती है, बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कितना बढ़िया आइडिया हो, इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस चाहिए। मोस्ट ऑफ द फार्म्स दैट इन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ यूजिंग केमिकल सीड्स दैट आर नॉट पेस्ट रेजिस्टेंट। फार्मर्स कहाँ सफर कर जाता है कि जब एटमॉस्फेयर में चेंज आया, एकाएक उस पर पेस्ट और डिजीज का अटैक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉपरली सर्टिफाइड दैट डिजीज और पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट सीड्स नहीं थे। केमिकल जो यूज कर रहा है तो कॉस्ट हाई है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। तो हमको अपने स्टार्टअप में इस प्रकार के इनोवेशन करने होंगे कि वो सीड्स, वो पेस्टिसाइड्स उस पर्टिकुलर पेस्ट को, पर्टिकुलर इंसेक्ट को, पर्टिकुलर डिजीज को सस्ते दामों पर कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स को उपलब्ध हो सके। फार्मर्स को यहाँ पर फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इनएडुकेट इरिगेशन, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में, कर्नाटक में आज की डेट में क्या है, बोरवेल फेल हो रहे हैं, पानी की सप्लाई दूसरी जगह से हो रही है, क्योंकि हम मिसयूज करते जा रहे हैं। फार्मर्स को क्या, कहीं तो रेन वाटर पर डिपेंड है, कहीं भी गलत है, पानी की बहुत बाढ़ है, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। जहां पर फ्लड कर रहे हैं वहां पर सॉइल खराब हो रही है, क्रॉप वाटर लॉउड होकर रॉट हो रही है। दोनों जगह पर इनएडुकेट इरिगेशन को प्रॉपर सदुपयोग करना जरूरी है। जहां पानी नहीं है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा आपको। फार्म साइज वर्सेस प्रोडक्टिविटी, ये भी आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फार्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी, 70% आर लेस देन 1 हेक्टेयर while the national average is 2 हेक्टेयर, रिजल्टिंग इन, जब आपका क्षेत्र कम है तो आप उसको अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे। जैसे आपका क्षेत्र बढ़ता जाता है, आपकी लापरवाही के कारण, आपके मिसमैनेजमेंट के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी घटती जाती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फार्म साइज बिल्कुल छोटा हो, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि उसको प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए आप, और इतना बड़ा भी ना हो कि उसको सही से देखभाल ना कर पाए। तो नॉर्मल जो एवरेज साइज है 2 हेक्टेयर का है, इस पर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर काम करने के लिए नए स्टार्टअप शुरू करने होंगे। हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, ह्यूज मार्केट एंड द प्रॉब्लम फेस्ड कैन बी सॉल्व। जो प्रॉब्लम आती है, इतना मार्केट है, मैंने जैसे कहा ना, यदि गलत आई किसी प्रोड्यूस की किसी पर्टिकुलर स्पेस पर, तो हम तुरंत उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में डेवलप कर देंगे। यदि कहीं पर सप्लाई की लैकिंग हुई तो हम तुरंत दूसरे जगह से सप्लाई बढ़ाकर उस जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टार्टअप के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत चांस हैं। इफ एनी स्टार्टअप कैन सॉल्व इवन ए फ्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम faced by this agriculture sector, it is possible to create multi-billion-dollar opportunity। मैंने पहले एग्जांपल ड्रैगन फ्रूट का दिया क्योंकि नया फ्रूट है, इसलिए इसे एग्जांपल दे रहे हैं। इसके इतने प्रोडक्ट बनने लगे हैं, लेकिन फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची। आपको नया सोच के, नया स्टार्टअप डेवलप करके, आप पेटेंटिंग करके आप नया काम कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में कहां पर आपको सप्लाई बढ़ानी है, टेम्परेट फूड्स पहाड़ों पर होते हैं, नॉर्मल जब मैंगो का सीजन आता है अप्रैल मई का जो आ रहा है, हार्वेस्टिंग बढ़ेगी, लेकिन एक साथ हार्वेस्टिंग होने से मार्केट में गलत आती है।
तो हम अपना कोई ऐसा विचार रखें कि जिससे ऑन प्लांट स्टोरेज बढ़ जाए। जैसे बहुत से जी का स्प्रे है, उससे ऑन प्लांट स्टोरेज बढ़ जाती है, मैच्योरिटी डिले हो जाती है। इसी तरह हम कुछ विचार ऐसे रखकर हम उनकी पेटेंटिंग कराएं जिससे कि हमारा इस सेक्टर में कुछ बदलाव आए और जिससे कई बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर सेक्टर कैन एक्ट एज ए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। किसी को एग्रीकल्चर में केवल काम करना है, किसान छोड़ के भाग रहे हैं लेकिन एक तरफ, लेकिन पंजाब किसानों को देखो, हरियाणा किसानों को देखो, आप हमारे तराई के किसानों को देखो, अब मैदानी भाग के किसान भी उच्च शिक्षित होकर एक सिस्टमेटिक वे से फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनकी भी लेवलीहुड, उनकी भी इनकम बढ़ी है। तो प्रॉपरली आप डाइवर्सिफाइड होकर चलें, एक ही क्रॉप को बार बार ना उगाएं, एक ही जगह पर एक ही चीज पर ना लगे रहें, डाइवर्सिफिकेशन करना आपको जरूरी है। उसके लिए भी आप नए विचार लेकर, कोई नया स्टार्टअप लेकर किसान को दे सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन वर्क टुगेदर विच कैन हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू द पब्लिक सेक्टर। आपने कहा कि आपके पास आइडिया है, फाइनेंस नहीं है, तो आप पब्लिक और प्राइवेट का पार्टनरशिप में कर सकते हैं। वो उनका पैसा, आपका विचार, स्टार्टअप कैरी ऑन। हम कहेंगे हमने जो स्टार्टअप बनाया उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, क्या रोल है हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए। एग्री स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया विद द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्पेशली दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, उनको ये तीनों स्कीम है गवर्नमेंट की, हम आगे डिस्कस करेंगे। उनको लेके जो अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उनके द्वारा नया स्टार्टअप शुरू कराए। मोर नंबर ऑफ यूथ वर्ल्ड वाइड आर लुकिंग फॉर वर्क कैन स्टार्ट न्यू स्टार्टअप। आजकल एक विधा चल गई कि हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, हम जॉब क्रिएटर क्यों नहीं बनते, हम जॉब देने वाले क्यों नहीं बनते। हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो जॉब क्रिएटर बने, हम अपना स्टार्टअप चलाएं जिससे अपने साथ 4 साथियों को या 4 अन्य को हम जॉब दे सकें। जरूरी नहीं कि हमको जॉब मिले, हम जॉब क्रिएटर बने। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उनकी इतनी क्षमताएं हैं, हम देखते हैं बच्चों में नए नए आइडिया आते हैं। आपके मेहता साहब की ट्रेनिंग में भी मैंने देखा कि 2 और 3 जो स्पीकर थे वो स्टूडेंट अभी हमारे पढ़ाए हुए थे, उनको इतना पढ़े शुरू में थे, आज भी है। ऐसा नहीं है 100% ऊपर जाते हैं, जॉब कम है 2, लेकिन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी तुलना में जॉब बहुत कम है, बहुत कम उपलब्ध कराए जा रहे। रीजन इतने पब्लिक प्राइवेट की तरफ जा रहे, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रहे, तो हम क्रिएटर बने न कि सेकर। क्या रोल एग्री स्टार्टअप का, हमने कोई स्टार्ट किया रोल एग्री स्टार्टअप, तो क्या रोल होगा उसका। एप्लीकेशन तो मैंने देख लिया कि चलो हर जगह स्टूडेंट्स के लिए है, फार्मर्स के लिए है, लेकिन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी इन फार्मिंग, मैंने पहले कहा कि फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी आवश्यक है। बाय द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी थ्रू स्टार्टअप असिस्ट द फार्मर्स इन मेकिंग डाटा ड्राइवन डिसीजन टू मैक्सिमाइज देयर यील्ड बाय वे ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल एनालिसिस टूल एटसेट्रा। अब आप देखते हैं कि पहले आप सॉइल एनालिसिस कराने जाते थे तो एक एनालिसिस के लिए, एक न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको 2 दिन 3 दिन लग जा रहे थे। अब ऐसा एक स्टार्टअप शुरू हुआ, एक ऐसा टूल आया मार्केट में कि जिसको ले जाओ 5 मिनट में फील्ड पर आपके सभी न्यूट्रिएंट्स की रेंज दे देता है ऑन द फील्ड इटसेल्फ, यू हैव नॉट टू सैंपल इन द लैब। वही मशीन ले गए और एक मशीन को एक बार उसमें केमिकल डालने के बाद 70,000 से 80,000 तक दे रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप, अभी उसका पेटेंटिंग हुआ, जो पर्सन ने मशीन बनाई है बीच में आया था कानपुर, दिखाया मशीन, और यही IIT से स्टार्टअप पेटेंट हुआ। प्रिसीजन फार्मिंग, कम खर्चे में अधिक लागत के लिए प्रिसीजन फार्मिंग, ऐसे स्टार्टअप डेवलप करने होंगे, कम सभी क्रॉप की मॉनिटरिंग करते हुए हमारी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बढ़ने के से फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी मिले और उसकी इनकम में वृद्धि हो। असिस्ट टू द टेक्नोलॉजी, मैनी एग्रीटेक स्टार्टअप्स आर असिस्टिंग फार्मर इन गेनिंग access to technology that was previously unavailable.
बहुत सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन अभी भी इतनी प्रॉब्लम है कि उनको नए स्टार्टअप से दे सकते हैं। जैसे आजकल देख रहे हैं इरिगेशन सिस्टम में ड्रिप चल रहा है, स्प्रिंकलर चल रहा है, पिचर सिस्टम, बहुत से सिस्टम पहले थे, अब नए सिस्टम आते जा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक चलते थे, एनिमल ड्रोन थे, अब सोलर पावर पंप आ गए, विंड पावर पंप आ गए। तो ये नए स्टार्टअप ही तो हैं कि सोलर को रिन्यूएबल एनर्जी को आप यूज कर पा रहे हैं। आप देखते हैं व्हीकल, आपके नए इलेक्ट्रिक व्हीकल आते जा रहे हैं। किसी ने सोचा, तभी तो पुरानी विधाओं को छोड़कर नई विधाओं पर, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या हमारी और भी हो, उसको यूज करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले कहा कि आपको सीकर बनना, क्रिएटर बनना, ना कि सीकर। एग्री स्टार्टअप आल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, कंट्रीब्यूटिंग टू द रिडक्शन ऑफ माइग्रेशन टू अर्बन एरिया। एक विचार आता जा रहा है कि गांव में कुछ नहीं है, हम गांव से शहर में आएंगे तो फलीभूत हो जाएंगे। नहीं, आप देख चुके हैं कोविड काल एक ऐसा काल आया जो आपके जीवन में कुछ ही साल पहले था कि शहर का आदमी शहर छोड़ के गांव की तरफ गया। हम क्यों ना गांव को अपना इतना सस्टेन करें कि वहां पर जॉब अपने आप क्रिएट हो जाए कि गांव के आदमी को शहर की तरफ ना आना पड़े और शहर का आदमी शहर में फलीभूत होता रहे। गांव से मतलब हमारा उससे है कि जहां पर हमारे लिए भोजन का उत्पादन होता है। क्रॉप्स आर प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, सो वी हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। देखिए ऐसा है, उनको भी सुविधाएं चाहिए, जब पैसा आता तो सुविधा चाहिए। तो गांव में इतना एम्प्लॉयमेंट हम दे दें, वहीं पर अवेलेबिलिटी बढ़ा दें वर्कर्स की, कि हर सुविधाएं गांव में दे दें, तो उसके लिए भी एग्री स्टार्टअप जरूरी है। करें और प्रैक्टिकल से करके उनको दिखाएं। किसका मैं कर सकते हैं, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, एड इन देयर डेवलपमेंट, लोकल सप्लाई चेन में, एंड कैन सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स। छोटे किसान हैं, उनको नहीं पता कि ग्रेडिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मेरे जानने वाले फार्मर्स हैं, पोटैटो ग्रोवर है बहुत लार्ज स्केल पर। आपने देखा होगा अभी तक पोटैटो की ग्रेडिंग और आप किसानों को बैठा के करते थे। उन्होंने सिंपल एक ऐसा अपना खुद का इनोवेशन किया कि बांस की और लोहे की, पहले बांस की लकड़ी लगाई, फिर लोहे की लकड़ी, वो लोहे की लकड़ी बना के चैन की तरह पूरा सजा दिया, और उस पर धीरे से आलू डालते हैं। लोहे के बांस है, चैन से चल रहे हैं, आलू डालते हैं, आलू धीरे धीरे घूमते रहते हैं, दोनों तरफ लेबर खड़े हैं, कटे फटे हरे इन डिफेक्टिव पोटैटो को हटाते जाते हैं, आगे धीरे धीरे साइज के हिसाब से भी उनको ग्रेडिंग करके उसी से चलते जाते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग जरूरी है। और ग्रेडिंग के बाद प्रॉपर पैकेजिंग। आपने अभी भी देखा कि गांव का किसान प्रोड्यूस को गनी बैग में लाता है, वुडन बॉक्स में लाता है, जिनको यदि एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, तो उसमें उसका लॉस होता है। तो हम इस तरह की ट्रेनिंग दें फार्मर्स को कि सो दैट दे कैन डू वेल प्रॉपर पैकेजिंग, जिसको कहते हैं कॉरुगेटेड फाइबर बोर्ड्स बॉक्स पैकेजिंग। स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस हो रही तो आप पॉलिथीन में रख के पुनेट में भरा है। आप मार्केट में जाते हैं तो एक पुनेट देखते हैं, उसमें 25-30 स्ट्रॉबेरी है, 250 ग्राम है, वजन कम हो लेकिन देखने में अट्रैक्टिव, प्रॉपर हैंडलेबल, और उनको मार्केट में सेल करते हैं। तो पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी उनको वहां दी जाए। मार्केटिंग का ट्रैक्ट है, उनको बताया कि ग्रेडिंग के बाद प्रॉपर पैकेजिंग करके आप मार्केट में ले जाए तो आपको प्रोड्यूस का अच्छा पैसा मिलेगा। इसके लिए भी स्टार्टअप शुरू करते हुए स्टूडेंट्स को, यूथ को जाकर फार्मर्स को ऑन फार्म प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। वो एक हमारा स्टार्टअप हो सकता है। प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद एक्सेस टू द मार्केट। अब किसान अभी भी इतना होशियार नहीं है, अभी दो मोबाइल के यूज से एक क्रांति आई है कि किसान देख सकता है कि आज लखनऊ में क्या रेट है, कानपुर में क्या रेट है, XYZ दैट प्लेस पर क्या रेट है, लेकिन मार्केट प्लेस जाना कैसे है, उसको प्रॉपर दूसरे जगह आप ये देखिए ग्रुप होता है सभी का, ग्रुप में वहां पर प्रोड्यूस को कैसे पहुंचाएं, उसके लिए भी एक हमको स्टार्टअप, सो दैट फार्मर कैन असिस्ट विद देयर मोबाइल और विद देयर लोकल अवेलेबल कंप्यूटर नेट, दे कैन असिस्ट टू द मार्केट ऑफ अदर प्लेस।
बाय यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहीं से सेल कर देगा। हमारा ये प्रोड्यूस है, हमने कैमरे के सामने लगा के रखा, देखिए आपको चाहिए, वहीं से बात हो गई, किसान को नहीं जाना पड़ा, प्रोड्यूसर ने दिखाया, सेलर ने कहा ठीक है ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी वायरिंग हो गई, वहीं से खरीद के सीधा प्रॉपर पैकेजिंग करके उसको वहां पर पहुंचा दिया गया। रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर स्टार्टअप आर डेवलपिंग न्यू सॉल्यूशन टू असिस्ट फार्मर्स इन अडेप्टिंग to these challenges by the development of new crop varieties that are more resistant to drought and other extreme weather events, as well as new farming practices that can help farmers adapt to changing climatic conditions. आपने देखा होगा कि अभी बहुत से किसानों के गेहूं ओले वृष्टि में और बरसात होने पर गिर गए, लेकिन फिर भी उनके बगल के कुछ फील्ड ऐसे रहे कि जो बिल्कुल कहीं भी उनमें लॉस नहीं है। तो एक तरफ जमीन जोत हो गए, दूसरी तरफ उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? ये वैरायटी का इफेक्ट है। हमको अपने सोच से ऊपर आना पड़ेगा, हमको स्टार्टअप और अवेलेबल सीड्स को, अवेलेबल टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा लॉस कम से कम हो। हम नया स्टार्टअप लेके जाए कि उनको हर चीज बता, जैसे मैंने पहले कहा कि सीड्स, पेस्टिसाइड्स इस तरह के हों जो बहुत इफेक्टिव हो, सस्ती दर पर हो और फार्मर्स को अवेलेबल हो, जिससे कि ड्राउट को रेजिस्टेंट कर सकें, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ड्राउट की जगह कहीं बारिश भी हो गई उसको भी करके फार्मर्स को लॉस से बचा सके, क्लाइमेट चेंज से बचा सके। इस पर भी हम सोच के अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। हमने पहले कहा कि ग्रुप बनाकर आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ साथ हमारे भारत सरकार भी बहुत कुछ सोच रही है। बहुत से उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं। पहला लिया स्टार्टअप इन इंडिया। माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद 2016 में एक इनिशिएटिव लिया गया स्टार्टअप। आप डाटा देखते होंगे कि पहले स्टार्टअप कितने थे, अब स्टार्टअप कितने हो गए। दिन दूने स्टार्टअप, प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो रहे हैं। क्यों? टू प्रमोट, इसके लिए एक सेल बनाई गई स्टार्टअप इंडिया, जो प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन द कंट्री। As a part of this initiative, agri startup are eligible for a variety of benefits, including tax exemption, access to funding, and simplified regulations. बहुत सी चीजें हैं जिनको हम स्टार्टअप के द्वारा सॉल्यूशन में ला सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भी 2020 में सरकार का किया हुआ एक अभियान है, जिसमें इंडिया को बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन सेवरल सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। हम अभी भी खेती में आत्मनिर्भर नहीं है। अब नैनो यूरिया आई तो प्रॉपर बोरी पर हमारी अवेलेबिलिटी कम हुई। अब हमारे जैव उर्वरक आते जा रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, सो वी हैव टू गो फॉर दैट क्रॉप। इसमें भी नई नई रिसर्च करके हम नए एग्रीकल्चर को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत हो सकता है। इसके लिए 2020 में ये आत्मनिर्भर भारत अभियान करके एक लॉन्च की स्कीम गवर्नमेंट ने, जिसमें एग्री बिजनेस स्टार्टअप दैट स्ट्राइव टू गेन सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। इससे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा कृषि क्षेत्र को। आर्या, आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी संस्था तो ICAR, अट्रैक्टिंग द एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। एम क्या है? सजेस्ट वे टू अट्रैक्टिंग यूथ टू एग्रीकल्चर। आजकल अभी कुछ समय पहले तक BEd, PTC, BTech, लेकिन आज की डेट में हम देखेंगे तो डे बाय डे ऐसा दिन नहीं जाता है कि नए कॉलेज ना खुल रहे हो। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट संख्या डे बाय डे बढ़ रही है। उस कंपेरिजन में जॉब नहीं बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमको स्टार्टअप के थ्रू जाना पड़ेगा, हमें फार्मर से लिंक करना पड़ेगा, जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। यूथ आर 3 times more likely to be unemployed than adults. Most youth find in an unattractive profession, especially the way it is practical traditional. Agri startup can be one of the activities that can attract the youth and provide them with a profitable स्टार्टअप शुरू करके ICAR भी इसमें आर्या के थ्रू आपको हेल्प कर रही है। एक और प्रोग्राम है स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये भी भारत सरकार की योजना है। एग्री स्टार्टअप आर सफरिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट टैलेंट इन द जॉब मार्केट ड्यू टू विच
The creation and growth of agricultural startup are facing challenges. स्किल नहीं आ पा रही क्योंकि हम सोचते कुछ और है। आपने अभी देखा कल एक स्टूडेंट ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि जो दिन में रहेंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिक पॉलिथीन आ जाएगी हाइड्रोपोनिक्स में, और रात को खुल जाएगी। तो उसको क्या बालकनी में आप रख सकते हैं। आपका जगह कम है, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, आप वहां पर वेजिटेबल्स और अदर थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ऐसे स्टार्टअप बनाना कि आपके पास स्किल हो, स्किल का सदुपयोग करें। आप इसके लिए आगे आएंगे। हाँ, यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन सर्विसेज वो भी फार्मर्स को हेल्प करती हैं। नाबार्ड, आईसीआर और अदर allied institution also provide a significant value addition to the all stakeholder by providing subsidies, subsidized financing to improve the profitability of the farming sector. कुछ जरूरत पड़ी किसी समय पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इसीलिए, गवर्नमेंट एजेंसी इसीलिए उनको सब्सिडी देके लॉस ना हो तुमको, यदि प्रॉफिट में आते हो तब सब्सिडी हटा देंगे। इनिशियली नया काम करने के लिए आपको सब्सिडी दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स हैं। एग्रीकल्चर में अभी तक लगभग 250 से अधिक एग्री स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सब सेक्टर जैसे इनपुट मार्केटेबल मॉडल, मार्केटिंग मैचिंग, फार्म टू फॉर्क, खेत से चम्मच के द्वारा हमारे मुंह में कैसे आएगा, उसके लिए आप देख रहे हैं एग्रो स्टार, बिग हिट, निंजा कार्ट, क्रो फार्म, कितने स्टार्टअप है। कृषि स्टार स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, रजिस्टर्ड कराया, कंटिन्यू हो गया। इसी तरह फार्मिंग एज ए सर्विस, which offer services through the entire value chain in the farming from land preparation to crop harvesting. किसान को कोई नई क्रॉप आपको ग्रो करनी है, उसके लिए फार्मिंग सर्विसेज अवेलेबल है। फार्म मार्केट, EM3, रेवेन्यू, ये सभी जो स्टार्टअप शुरू हुए थे, आपको तैयारी से लेके पहले से गेहूं की तैयारी करें, कैसे सीड सोइंग करें, कब क्या करें, कब हार्वेस्टिंग करके कहां तक ले जाए, पूरा सबसे आपको टेक्निक्स देने के लिए तैयार है। बिग डाटा लीड इनोवेशन, क्रॉपपेन है, फ्लाई बर्ड फार्म है, ये भी है। इंजीनियरिंग लीड, जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसा देखा आपने कि दिन में धूप तो अपने आप पॉलिथीन आ जाएगी, छाया तो पॉलिथीन हट जाएगी। इंजीनियरिंग लीड आपको जो स्किल की बात है उसमें ड्रिप टेक्नोलॉजी है, खेती है, और अदर इनोवेशन में आप देख सकते हैं सुमा एग्रो है, कैटल मार्केट है, ये सब चल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी लिस्ट है, मनीष एग्रो बायोटेक, श्री बायोटेक, ये केवल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको स्टार्टअप शुरू करके आपको नॉलेज दे रहे हैं। मित्र, ग्लोबली इजी वाटर प्रोजेक्ट, IT सेल में भी ये स्टार्टअप चल रहे हैं जिससे कि फार्मर्स को हेल्प मिल रही है। हम कहना क्या चाहेंगे टोटल एंड ऑल निचोड़ के रूप में, हमारी रिकमेंडेशन क्या है यूथ के लिए? Some special course need to be designed for bachelor degree students in agriculture and horticulture, giving exposure to potential of horti-based entrepreneurship opportunity. अभी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस नहीं है, जबकि दोनों में डिफरेंस है। एग्रीकल्चर मीन्स होल, हॉर्टिकल्चर मीन्स थोड़ा एग्रीकल्चर के पार्ट। इन दोनों को लेकर फार्मर्स क्या कहता, हमने बगीचा लगाया वो भी एग्रीकल्चर है, धान बोए वो भी एग्रीकल्चर है। नहीं, धान के साथ आप बगीचा लगाएं तो कौन सा प्लांट लगाएं, कैसे हॉर्टी बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी डेवलप करने के लिए आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का समावेश करना पड़ेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी में KVK एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको मॉडल ट्रेनिंग सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर हॉर्टी स्टार्टअप थ्रू सेंसिटाइजिंग वर्कशॉप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूप में आगे आना पड़ेगा। KVK पे हमारे वैज्ञानिक हैं, वो कृषि के भी हैं, हॉर्टिकल्चर के भी हैं, अन्य सब्जेक्ट्स के भी हैं। उनको मॉडल ट्रेनर के रूप में अपने सेंटर को विकसित करके आगे आना पड़ेगा, जिससे हॉर्टी स्टार्टअप, एग्री स्टार्टअप को सेंसिटाइज वर्कशॉप करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दें, नए यूथ आगे आएंगे और फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। आजकल क्या है कि एक सब्जेक्ट की रिसर्च एक डिपार्टमेंट में,
अलग अलग सब्जेक्ट के लोग यदि इंटरडिसिप्लिनरी रूप से मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशली क्वालिटी उसकी बढ़ेगी, और मार्केटिंग एस्पेक्ट जो प्रोडक्शन के मार्केटिंग जाते हैं तो डिफरेंट डिसिप्लिन मिलकर जब काम करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। उसको भी हम एक स्टार्टअप के रूप में आगे डेवलप कर सकते हैं। लिंकेज ऑफ एग्री स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया विथ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट इस प्रोसेस दोज हु आर अनएम्प्लॉयड। The success and sustainability of agri startups depend on supporting quantifiable business models with higher unit economics, while also embracing traditional value chain partners rather than eliminating them. Clear है आपको? कि हम उनको जोड़ें ना कि हटाएं. Additionally, these startups need to maintain a strong focus on their goal of independence and सस्टेनेबिलिटी. स्टार्टअप को इस तरह से चलाएं वो इंडिपेंडेंट रहे और सस्टेनेबल हो. ऐसा नहीं कि हम एक दिन के लिए गायब तो हमारा स्टार्टअप वहीं बंद, कोई भी कड़ी टूटी तो स्टार्टअप बंद नहीं, वो इंडिपेंडेंट की तरह काम करे और सस्टेनेबल रहे. प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट थ्रू मेंटर्स एंड इन्वेस्टर एंड स्ट्रेंथनिंग इंक्यूबेशन सेंटर हर यूनिवर्सिटी में खुल रहे हैं. एग्री स्टार्टअप कैन बेटर नेविगेट द चैलेंजेस they face during their inception and growth phase. Initially कुछ सालों में प्रॉब्लम आती है लेकिन later on these can be solved. Awareness generation among farmers and consumer about processed agri horti processed products and sensitizing producer about post harvest losses in educating them about how to reduce it. 20 to 30% जो प्रोडक्शन होता है आज की डेट में वेस्टेज में जा रहा है, उसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. तो एग्री हॉर्टी प्रोडक्ट्स को डेवलप करके हम प्रोड्यूसर को इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में बताकर उसको रिड्यूस करके कंज्यूमर को अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. सस्ते दामों में उसको लॉन्ग समय तक अवेलेबिलिटी हो सकती है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज ए ब्राइट फ्यूचर विद सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोसेस. While there are challenges that need to be addressed, the government support and growing demand for food present significant opportunity for a startup to innovate and contribute to Indian agriculture. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि वी हैव ए मिलियन ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत असंख्य समस्याएं हैं, बट सेम टाइम we have over a billion mind that can solve these problem. हम किसी समस्या को किस तरह से देखते हैं, दूसरा उसको कैसे देखते हैं, ये दोनों मिलकर विचार करेंगे उस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा. और वही समस्या का सॉल्यूशन एक स्टार्टअप के रूप में आपके सामने होगा. इस प्रकार से हम करोड़ों समस्याओं को लाखों समस्याओं को करोड़ों लोग मिलकर सॉल्व कर सकते हैं. और इस प्रकार से गोल्डन रेवोल्यूशन के लाकर अपनी लाइफ को सुरक्षित और अच्छा कर सकते हैं. थैंक यू. मेहता जी, किसी के क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप क्लियर कर सकते हैं. Thank you, sir, for this very informative and interesting presentation. And we really appreciate your concern for students, researchers, and entrepreneurs in agri startup, as well as addressing the issues and challenges. All the participants are uploading your presentation, sir. So everyone is really happy with your presentation, and they're asking for the your PPT to be sent to the group. I know that all the participants have enjoyed and gained a lot of knowledge through it. So, sir, we wish you and send our best wishes to you. So thank you so much. Thank you very much, sir. Akash Kushwaha is one person that is raising hand. You provide opportunity to ask them or later on? Sir, they can ask their question in the chat box. Akash Kushwaha, if you have any question, please ask in the chat box, please. Okay, if you send me, I will send. Okay, thank you. इनको परमिट कर दो साइलो, if possible. Yes, sir. I think he's typing. हाँ. Okay. Unmute Thank you कर so much दीजिए. for permitting, ma'am. Akash Kushwaha, okay. I think you're unmuted. You can please raise your question. Oh, okay, ma'am. Am I audible, ma'am? Yeah, Yes, yes. Audible.
Okay. Thank you so much, ma'am, for I mean, I want to speak in this meeting. Sir, my query is if so my name is Akash Kuswa. I am from Madhya Pradesh, and Yeah. I am um, pursuing my graduation with the horticulture subject. And in my future, I would like to uh, for the startups after completing my BSc. So, sir, my question is, how can I get a loans for my startups, or how can I raise funds for my startup, because I don't have funds. So, how can I go for that? मैंने पहले ही आपको कहा कि पहले आप अपना आइडिया लीजिए, उसको को देख के स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर सब में आपको स्कीम है जिनसे आपको फंड मिल सकता है। इनिशियली आपको कहीं ना कहीं आईसीआर के इंस्टीट्यूट से, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहां पर भी इंक्यूबेशन सेंटर है, आप वहां पर जाइए, अपने आइडिया को बताइए, आइडिया को इम्प्लीमेंट करिए, ना कि अपनी पूरी नॉलेज को वहां दीजिए। आप कहिए सर ये मेरा करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा ये मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको पहले काम है अपने आइडिया को पेटेंटिंग के लिए भेजें। यूनिवर्सिटी जहां से आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं उसके थ्रू अपने आइडिया को पेटेंटिंग के लिए भेजें। पहली चीज, पेटेंटिंग होने के बाद यूनिवर्सिटी को और आपको दोनों को फायदा मिलेगा। फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी जब बताएंगे तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इतना फंड अवेलेबल है कि कोई प्रॉब्लम आकाश आपको नहीं आएगी। इनिशियली आप अपने यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर जाके वहां संपर्क करें, आपकी समस्या का 100% सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ठीक है मेहता जी? Yes, sir. Thank you so much, sir. जी सर। ओके ओके, नमस्कार। ठीक है फिर, नमस्कार सर। Thank you so much, sir. थैंक यू। Moving forward to our next speaker, Dr. Srikant Reddy K. Dr. Reddy is the founder and CEO of Plasil Organics Hyderabad, Telangana, with over 17 years of experience in various sectors, and is a passionate and visionary leader who strives to create innovative and sustainable solutions for the agricultural industry. As founder and CEO of Plasil Natural Fertilizers, he has developed unique products that use pure, natural volcanic minerals to manufacture fertilizers. With Google rating of 4.7 and a customer happiness rate of 95%, their product has helped farmers increase yield by more than 30% with lower chemical use. In honor of his exceptional venture, Success Insights has awarded Dr. Reddy the most innovative startup in agri-sector. His zeal and leadership has built a team that shares his values of excellence, integrity, and social responsibility. On top of this, Dr. Reddy is also the owner of KGR Mines, a company that mines and supplies ceramic raw materials and red granite, and have successfully acquired 4 mining leases from the government of Andhra Pradesh, India, and coordinated with various stakeholders such as the government regulators, local community, customers, and industry associations to stabilize a complex mining operations. We are indeed very fortunate to have you on board, sir. I wholeheartedly welcome you, and I would like to hand over this virtual stage to Dr. Srikant Reddy, sir. Over to you, sir. Thank you, my friend, for such a nice introduction. And thank you for AFTEF Society, for inviting me to this webinar. It's an honor for me and to be amongst such great eminent personalities. While I talk about the role of youth in promotion of sustainable farming, the topic which was given to me, so I would more or less keep it brief because the earlier speakers, Dr. Kumar and Dr. Patiji, the lady was referring, we are manufacturers of pure natural fertilizers. We don't manufacture bio and all that. We manufacture pure natural mineral based fertilizers. Okay. Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. Low farm yields which are something which is not in our hand, but as far as whatever in our forms. See, this was a government has giving,
I think Reddy sir is having some internet problem. He will be back soon, so please wait. So is it okay? Reddy sir, I have shared your slides. Okay, okay, fine. You can share it. I'll Okay, just okay. go. Please tell Okay, me fine. next. Yes. Okay, go to the next slide. Okay. So this is a major issue which is happening now is wrong perception about natural and chemical fertilizers. See, the farmers, we are at least 80 to 90% then a chemical. You able to hear me? Audible sir. ऑडिबल जो जितना जितना वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते जाते हैं, नाम के लिए तो यूरिया सस्ता में आता है, लेकिन जितना उनका ये पेस्ट अटैक ये वो आता है उसके उससे कि वो और बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है. हेवी इंसिडेंस ऑफ पेस्ट नेचुरली द इनडिस्क्रिमिनेट यूज, जैसा मैं इससे पहले बताया था, वी विल मेक इट मोर प्रोन टू इंसेक्ट्स बिकॉज वो पेड़ में स्ट्रेंथ नहीं होता है, वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं रहता है. सो हेवी इंसिडेंस ऑफ पेस्ट, जब पेस्ट आएगा फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेगा फार्मर, तो एक डबल काइंड ऑफ ये इम्पैक्ट गिरेगा उसको. एंड हार्डनिंग ऑफ सॉइल्स एंड रेड्यूस यील्ड्स, इतने दिनों से ये लोग जो अपना फार्मर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं, उसके वजह से जो जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स भी थे वो भी अनअवेलेबल फॉर्म में चले गए. और अभी बेसिकली प्लांट्स को एटलीस्ट 17 to 20 न्यूट्रिएंट्स लगता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन अनअवेलेबल फॉर्म. अभी जिंक दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे. सो most of them which were naturally available have been converted into unavailable form. So low farm income, देखिए that is ये जो पेस्टिसाइड्स और इसका जो खर्चा है वो तो बढ़ते ही जा रहा है. पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि what is actually required to be sprayed, and it is no scientific this thing. Low prices for commodities, this year it's a major issue. For example, साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, कॉटन का यील्ड भी कम हुआ लेकिन प्राइस भी कम हुआ. सेम विथ मिर्ची, यील्ड भी कम हुआ बिकॉज ऑफ ड्राउट, एक्सेस हीट एंड ऑल दैट, फिर भी रेट भी कम हुआ है. सो ये एक डबल झटका लगा है फार्मर को कि प्रोडक्शन भी डाउन हुआ है, रेट भी डाउन हुआ है. देयर इज एन एस्टिमेट दैट एटलीस्ट फार्मर्स ये इम्पैक्ट से कोप अप होने के लिए एटलीस्ट 3 साल लगेगा उनको. And then one of the major thing is, see, governments continuously keep saying organic farming, but as a farmer who does organic farming, there is no incentive for that. So उनको वो इंटरेस्ट ही नहीं आता है कि because see at the end of the day organic farming may give you 70% of the yield, but only when the farmer gets a incentive, a subsidy or a better pricing, only then there is a interest from the farmer side to go for organic farming. Next slide. So what is sustainable agriculture? अभी आप रोज पेपर में सुनते होंगे यहाँ वहाँ sustainable agriculture, but what is sustainable agriculture? See, Mother Earth has given us so much,
So we just need to maintain everything in a proper way, maintain our soils in a proper way, maintain our environment in a proper way, not just for this year, but at least for next 5 to 10 years, maintain it in a proper way. So if everything is maintained in a proper way, the agriculture is very profitable with minimal chemical use, with minimal chemical fertilizers use. You can promote it with a good economic viability. So this entire thing is called sustainable agriculture. This doesn't happen in a month or 6 months or in a crop season. This takes time of 5 years to 10 years, but only when everything is maintained, that is when agriculture is sustainable. Okay, next. So one of the major program for sustainable agriculture is we need to conserve our soil. See, Earth has given us so much nutrition in our soil. We unfortunately have messed it up over a period of last 40, 50 years, and getting it back to its original form will take some time. Okay, but we have to start somewhere. Okay, and same with water. अभी देखिए water का इतना shortage चल रहा है. We are already seeing कि वाटर का शॉर्टेज इतना चल रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर. कि अभी लोग क्या है water guzzling crops लगा रहे, but what is how much of water guzzling crops do we really require? We are exporting a lot of sugar cane and all that. Use grow sugar cane and paddy to be exported to other countries. Okay, and then the bio system has been lost. There are so many beneficial organisms which have been destroyed by our chemical use, and unfortunately now we are again buying microorganisms and pumping it into the soil because we have to somehow maintain it. So that is the thing. So only when the proper environment, we take care of the proper environment, the agriculture will be profitable. If any one of this is messed up, we won't be able to do proper agriculture. Okay, next slide. Economic viability. At the end of the day, sustainable agriculture, अपन जितना भी बोलते, as Tripathi ji was also pointing out, economic viability has to be there to the farmer. See, मैं जाके for example एक farmer को बताता हूँ, भाई ऐसा organic farming कर ले, तुम्हारे मट्टी के लिए अच्छा है, ये है वो है. He will never be interested. He will only be interested if you tell him that do organic farming. This will be the increase in yield. This will be the reduction in the cost. And this, at least you will get 10% because of the better quality of yield which you get. That is what will motivate him. So economic viability is at the crux of sustainable agriculture concept. See, because the farmer is someone who is always, उनके पास हमेशा budgets tight रहते हैं. So अगर आप बोलेंगे आप अभी करिए 5 साल 10 साल में आपका मट्टी अच्छा हो जाएगा, तो they will never be bothered. For him, his next crop, he has to make some profit. So economic viability has to be part of the sustainable agriculture concept. Unless this is in place, we won't be going anywhere in this discussion. Next. Soil fertility, as I have already mentioned, we had such a good, beautiful soil, especially in India, with so much variety of soils and all that. But, we have kind of messed it up in a big way, unfortunately. So if we have to get it back, at least it would take another 5-10 years, but we have to start somewhere. And then something which the governments can do is, as Tripathi ji pointed out, with modern technology in place, we have so many mechanisms where soil testing can give us results, at the field itself. So we, with so many KVKs, with so much infrastructure in place, distribution infrastructure, most of these endpoints should be enabled to is there in soil. How much of nitrogen is actually required for the next crop? How much of Kp is actually required for the next crop? How much of magnesium? How much of calcium? So that should give an idea to the farmer. So at least, farmer should be encouraged to get his soil tested at least for once in at least 2 years, so that he would know what is deficient and what is in excess, so that, he can balance it out. So this is something Tripathi have actually pointed out, a very good point. With so much technology in place where we are getting
everything in 2 minutes. Reports are coming out in 2 minutes. So the governments have to give this concept a push. Yeah, next slide. And now coming to the role of youth in sustainable and profitable farming. So see, sustainable farming and profitable farming can only be done by enabling proper scientific practices in farming system. See, unless we have to following all the basic principles of sustainable farming, like economic viability for the farmer, maintaining soil fertility for the next seasons and all that, we won't be able to achieve. So what kind of scientific practices we need to follow? We'll just go through that. Next slide. Yeah. So इसमें मैं बता तो देखिए, if as a youngster, if you are going to the farmer, implement first and only then preach. Farmer तभी आपका बात मानेगा when you have already implemented. He sees you implement, and only then if you talk, he would believe. As a student, if you just go to their field, if you educate them, if you give them bookish knowledge, he will never believe. What you can do is first start out with your village. आपके village में, for example, if you are doing farming in 2 acres, 1 acre may use go in an organic way, in the other acre go in a chemical way. Show them the results. आप पहले implement करिए आपके field में. Show them the results. Explain them the cost benefit analysis for the entire season, and then show them how your soil has improved over 1 year. Only then you can preach to them. That is something which you have to make up. Unless you show them the results, farmer will never be convinced. Okay. Internalize the concept of sustainable farming. See, एक होता है कि भाई sustainable farming के बारे में बताना, that is something which has been going on, but you have to internalize the concept. मतलब आपके इसमें ही आ जाना है कि sustainable farming is the only way. It's आपको भी डाउट बिल्कुल नहीं रहना है, आपका गट ये हो जाना है कि sustainable farming, आप even in your dream you have to only dream about sustainable farming. That's the only thing. Research and research. See, that's something which is very important. A lot of research has to still go into the concept of natural farming, like how we can use the natural minerals or natural earth given assets to minimize the use of chemical fertilizers. And as youth, you have access to so many universities and all that. So do your research, try out different combinations. See, in first year you may not succeed in your organic farming, but try it out in the second year. You will definitely succeed, and you will be an example for your village. And from your village will be example to your entire tehsil. Okay, so that's how you will grow. Understand plant. See, we have to understand that plant is a life. Okay. Unfortunately, the kind of importance we give to human life, we don't give to plant life. See, understand plants, they have a life, right from seed till their death, they follow the same life cycle that we follow. Okay, so give them proper nutrition in a proper way. Just we need to understand at what time, कब कब उनको कौन सा न्यूट्रिशन लगता है, रूट डेवलपमेंट पे क्या लगता है, नोड डेवलपमेंट में क्या लगता है, लीफ के लिए क्या लगता है. ट्रीट देम लाइक योर चिल्ड्रन and give them whatever nutrition at the right time to them, and then leave it to them. They will take care of the rest. Okay, and as I mentioned, you have to be ready to fail. See, first crop में शायद आपको result दिखेगा नहीं, second crop में थोड़ा better रहेगा, but from third crop definitely you will be seeing results, and then you will stand as an example in your entire village. Okay, next. See, as I mentioned, ये concept अपने को डाल लेना है कि agriculture is a science. We have, and plant is a life. So we have to approach agriculture in a scientific way. If you are agri students, I always consider agri students as plant doctors. You are as good as a doctor. जैसा doctor एक आदमी का ख्याल रखता है, you have to take care of the plant in a similar way, being plant doctors. So give them the proper care they deserve, respect. What is it that they need, when do they need, what and what quantity do they need. Go about in a scientific way. ऐसे कुछ भी डाल दिए, chemical डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दिए, तो okay, to some extent it may be okay, but does your plant really need that? Are you giving in sufficient quantities, or are you over giving it? So so do it in a proper scientific way, and to ensure its growth and flourishing in harmony with nature. See, a plant is part of the nature. So, let it be in harmony with the nature. Develop some kind of affection to your plants. Only then they will give positive results.
Next. Yeah. So in plant life management, proper nutritious stage has to be taken during seed stage. See, unfortunately, in India, most of the farmers, at least 90% of the farmers ignore the seed and the seedling stage. See, seed stage usage of proper seed nutrient. See, the beauty of seed nutrient is it is I always call it micro precision farming. See, give them proper nutrients. See, seed has so many enzymes which need to be activated. Activate it in a proper way, because when you give proper seed nutrients, the next preceding the simultaneous application of fertilizers, if you give proper seed nutrient, will be reduced by at least 25 to 30%. This I am telling after quite a bit of research which we do with some universities. So seed nutrient is the future. Only if we have proper seed nutrient technologies in place, only if the governments significantly educate the farmers about the advantages of seed nutrients phases, we can go about with reduction of chemical fertilizers. You can mark my words, we have done a lot of research on this. Seed nutrient is the future. So in case if any of the youngsters are willing to go big on the next agri this thing, then you can focus on seed nutrients. Seedling stage, and this is something which especially in south of India, which we notice. Seedling stage में क्या होता है, farmers, for example, mirchi farmers, they get their seedlings from nursery. See, that is where their problems start. See, because the nurseries and all that, unfortunately in India, they don't take proper care of the seedling. See, a bad seedling is a bad crop. Mark my words, a bad seedling is a bad crop. Only if you have a good seedling in place, the plant will be good. If tissues are properly developed in the seedling, if the leaf structure is properly developed in the seedling, the benefits you will see throughout the life cycle. A weak seedling is a weak crop which is prone to diseases. And once you take care of the seed stage and seedling stage, mark my words, 70 to 75% of your work is taken care of. In growth stage, you just have to give them timely feed of all essential nutrients. That's it. But for me, in my opinion, the most important stage is seed stage and the seedling stage, which unfortunately 90% of the farmers, they just take it easy. कि ऐसी पैडी का कुछ भी नर्सरी डाल दिए, कुछ भी वो आ जाता 25 दिन 30 दिन में लेके आके लगाए, बट ऑलरेडी जब वो लेके जाके ट्रांसप्लांटेशन है, ऑलरेडी वो प्लांट आधा मरा हुआ है. It's very, very weak. It is prone to diseases and all that. That's because the nursery stage is not taken care of. Take care of the nursery stage. 50% of your problems are sorted out there itself. You can take it in writing from me. Yeah. With so many university professors, I think most of them agree that nursery stage is the most important stage of agriculture. Yeah. Next slide. So advantages of going with that kind of life management is great seed development. See, germination will be very good. Proper root systems will be in place. Proper root nodule development will be done. That usko ek vigor रहता है, speed रहता है seed को, and this result you will see till the end of the plant life cycle. Pinpoint fertigation, as I mentioned, आप जब seed को nutrient दे रहे, तो फर्टिलाइजर का अब लास्ट तक जब फर्टिलाइजर का कॉस्टिंग देखेंगे तो एक 30% मिनिमम कम हो जाएगा इफ यू आर यूजिंग प्रॉपर सीड न्यूट्रिएंट. अभी गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल इज प्रमोटिंग नैनो यूरिया एंड ऑल दैट इज गुड. वी वांट टू रिड्यूस, बट इससे आप अगर करेंगे तो जो यूरिया और नैनो यूरिया या अदर केमिकल्स का एटलीस्ट 30% कम यूज में काम हो जाएगा. ओके, गुड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मैं आपको जो बोला था, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दैट स्टेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट for lower pest attack and all that. Next. This is a major burden, because the farmers, at least, okay, now it's better than what it used to be maybe 5 years back, but still 80% of the farmers still think NPK is the everything for fertilizer, but NPK is just 20 to 25% portion. Plants need at least 17 to 20 minerals components to survive. And अब जितना NPK देते जाएंगे, NPK is only one part of it. That is something we have to understand. So if a true plant health will need a balanced blend of nutrients, organic matter भी लगेगा, and living organisms भी लगेंगे, which unfortunately are not there in the soil now. All nurtured to sustainable farming practices. You can use this Jeevamruts and all that. But as I mentioned, in a scientific way, if you are doing it, it is very nice. Next.
And this is something which I will insist. See, abhi अपन natural farming bolte, people will come up with cow dung or vermicompost and all that. They are not the sole solution. They are just an important part of natural farming. But as I said, plants need various components. See, unfortunately, even the government, when they talk about natural farming, they just focus only about, cow dung based fertilizers, but they are only a small component of it. They are very important, but they're just like that, there are so many other elements which are important for the for plant development. And then the practical, this thing is even cow dung or vermicompost is in a shortage. It's not easy to get cow dung or vermicompost. So a scientific analysis of how much cow dung is actually required or how much vermicompost is actually required for this is something which has to be taken up. Yeah, next. Respect our Mother Earth. See, she has given us so many, nice things. Now we need to respect her. We have to go with timely soil testing. What is it that she has? What is it that we need to give her for this particular crop period? Let's say if you are growing chili or cotton. So what is it that you need to give for that particular crop period? Just give that, okay? And green cropping, Tripathi sir has already mentioned about green cropping and mulching and all that. Adequate dosages of fertilizers, which is very important. Composting, to some extent, yes, we need to give composting to improve soil structures, water retention, and nutrient availability. Fostering robust root system. This is something, okay, off late, this is catching up, that people have started realizing that root system, if it is proper, then, the plant growth is much better and all that. Yeah. Next. Yeah, water is precious. This year we are seeing, there is severe water shortage, especially in South India, cities like Bengaluru and all that, there's no drinking water. And, at this time, do we really need to produce so much of water guzzling crops like paddy or sugarcane and all that? We need to really do an audit. See, we may be exporting sugar, we may be exporting rice, but at what cost? See, at least a kg of this thing would take a kg of rice would take at least 5,000 liters of water. So is it worth what is the kind of amount we get by exporting rice vis-a-vis the kind of water involved, the kind of lift irrigation projects that are used to pump up water? So that is something which we need to take up. Water guzzling crops have to be optimized. We just need to optimize whatever we can. And even in our farms, we need to go with mulching, which will significantly reduce the water and the water requirement, and the weed thing would be eliminated. And rainwater harvesting in each farm, to take care of it, and so that our bores will be healthy and all that. Okay, so avoid under or over watering of plants. Unfortunately now, or fortunately, farmers have free access to power. So, there are many cases where, overwatering of plants is happening. So don't under or overwater them, give them adequate water. And most important, adequate cropping of water guzzlers. See, water guzzlers are significantly draining our water resources. So, you have to use it in a proper way. Next. So by integrating these practices, we not only enhance plant growth, but also foster sustainability. See, sustainability is not a 1-year concept or a 2-year concept, but definitely in 10 years, we will see stages. So organic farming or, low chemical, I would always suggest, see, my concept is I will never recommend organic farm or chemical farm and all that. I would always say scientific farm. Scientific farm, if you are doing it in a scientific way, will automatically lead to at least 50% reduction in chemical fertilizers. See, we cannot have 100% organic or 100% chemical, but we need to have a scientific farming which will reduce the amount of chemical used, and it would give us better access to the quality of food we eat. So, mark my words, 50% lower chemical farming will give a good rise to the quality. I've tested it myself in turmeric and, in chili and all that. We will be feeding our people with better quality food and all that. So that's it from my side, and I wish all the youngsters here happy farming. Okay, as Tripathi sir pointed out, there's a lot of avenues for businesses and for entrepreneurs in farming, and I have presented the nutrient side of it. So happy farming, and wish you all the very best. Thank you. Thank you so much, sir, for this informative session.
There is one question asked by Ashish Paul, sir. The question reads, how the fertility of saline and acidic soil can be improved? Please elaborate the same. This is the question, sir. If you could please answer. See, there are two things. What is we also need to train down to why have some soils turned acidic, okay, or why have they turned into alkaline, okay. So we need to do proper soil testing, okay, and then we need to add additives like gypsum or sulfur and all that to rectify that. Okay, in especially in our part of the country, we see that most of the soils have converted into alkaline. Okay, so we always recommend farmers to use gypsum and all that to balance the pH out. So as I mentioned, soil testing has to be done. Okay, and then based on that, add the required additives. Okay, sir. Thank you so much for answering to the queries of the participant. Okay. And I think there are no more questions. If there is any question, I request the participants to raise it in the chat box. Oh, one more question from G. Narayana Swami. Sir, the question read, how to reduce the salinity in water? See, for reduction of water salinity, there are so many machines, though I'm not an expert in that side. So maybe some water related experts can give an idea, but there are so many machineries and all that in place which can help them regulate the water pH and all that. Okay, sir. Yeah. So, sir, the participants, I believe, have gained a lot of knowledge, especially in the role of youth in promotion of sustainable farming. And we Okay. really value you sharing with us your knowledge and concern on encouraging the farmers and researchers towards skill development and entrepreneurship. So, sir, we thank you so much and we send our best wishes and we wish for your success, more and more success in your path. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Reddy sir. Thank you. So on behalf of Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, College of Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to all the speakers and participants for joining this international training cum workshop program and for being so patient and attentive throughout. Thank you all. Have a wonderful evening.